नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सेहतमंद कौन नहीं रहना चाहता? हम सभी चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, लेकिन आज के समय में फल और सब्जियां खाने लायक कहाँ बची हैं? यहाँ तक कि हवा भी सांस लेने लायक नहीं बची है। अब हम सभी के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है? जी हाँ, बिल्कुल समाधान है, और वो समाधान है प्राकृतिक खेती। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम विचार विमर्श करेंगे प्राकृतिक खेती पर ही। आखिर ये प्राकृतिक खेती होती क्या है, कैसे ये पारंपरिक और जैविक खेती से अलग होती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको भी जागरूक करेंगे। तो विषय यही है प्राकृतिक खेती, जिस पर हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए हमारे जो मेहमान हैं वो उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गगनेश शर्मा जी उपस्थित हैं। ये डायरेक्टर है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में, और साथ ही डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे जी भी उपस्थित हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ये ICAR में। और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हमारे प्रगतिशील किसान भारत भूषण त्यागी जी भी उपस्थित हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट है हमारी, उसको दिखा देते हैं आपको। प्राकृतिक खेती कृषि की एक प्राचीन पद्धति है। ये मिट्टी के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और जीवाणुओं के उपयोग से ये कृषि पद्धति की जाती है। इसमें मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि कर मिट्टी का जैविक कार्बन बढ़ाना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि कर कृषि को टिकाऊ बनाना जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और फसलों की लागत घटाने में कारगर है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के बहुत से फायदे हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, बल्कि सिंचाई अंतराल में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। इन्हीं सब फायदों को देखते हुए सरकार भी प्राकृतिक खेती को खूब बढ़ावा दे रही है। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति नामक एक उप योजना के माध्यम से 2019-20 से प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में बढ़ावा दे रही है। 6 फरवरी 2024 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में BPKP के तहत 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती के लिए 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मंजूरी दी गई। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए
सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति एक उप योजना के माध्यम से 2019-2020 से प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में बढ़ावा दे रही है। तो देखिए, अभी हमने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर शर्मा का। आपसे जानना चाहेंगे, प्राकृतिक खेती आखिर होती क्या है और कैसे ये पारंपरिक और जैविक खेती से अलग होती है? जी बिल्कुल। प्राकृतिक खेती जो है वो एक तो रसायन मुक्त खेती है सबसे पहले तो, और इस खेती में गाय को हम आधार मानकर और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके साथ एक इंटीग्रेशन, समन्वय के साथ में जब हम खेती करते हैं, और गाय का विशेष रूप से इसमें महत्व होता है, और इसमें हम रसायनों का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसमें हम क्रॉप्स को और ट्रीज़ को भी इंटीग्रेट करते हैं, उनका भी एक उनको आपस में उनका एक समन्वय बनाया जाता है। और इस तरह की खेती जब हम करते हैं और उसमें हमारा जो एम रहता है वो ये रहता है कि जितने भी इनपुट्स हैं, जो भी आदान हैं, वो हम अपने खेत पर ही बनाएं, और बाहर से हम कुछ भी ज़्यादा खरीदने की जो है वो हम कम से कम खरीद ही रखें, ताकि हमारी जो लागत है, वो जो कॉस्ट है, वो हमारी थोड़ी कम हो। जी, लागत में कमी आए और पर्यावरण हितैषी ही हमारी जो खेती है वो प्राकृतिक खेती होती है। क्या पहले भी ये की जाती थी या अभी इसका चलन शुरू हुआ है? डॉक्टर पांडे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, प्राकृतिक खेती तो मनुष्य का जो विकास हुआ है, ऐतिहासिक इतिहास में देखेंगे तो जीवन का जो विकास हुआ है और आरंभ हुआ है वो प्राकृतिक खेती के साथ में ही हुआ है जी। जितने भी कृत्रिम साधन हैं हमारे खेती के, वो तो अब पिछले कुछ सालों में उपयोग किए जाने लगे हैं जी। जबकि हमारी जो आरंभ हुआ था वो प्रकृति के सामंजस्य के साथ में ही आरंभ हुआ था जी। तो जो आज हम जिसको कहते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है, वो तो नई विधा है, परंतु प्राकृतिक खेती बहुत पुरानी विधा है। और जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें मूल सिद्धांत ये है कि टिकाऊपन, जो किसी भी क्षेत्र में टिकाऊपन, तो जो खेती की पद्धति है, विधा है, उसको टिकाऊपन उसमें लाया जाए कैसे, वो प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा माध्यम है उसमें लाने का। तो ऐसा नहीं कि प्राकृतिक खेती कोई जो हम आज कह रहे हैं वो नया है, बल्कि हम एक तरह से कहिए कि जो वर्तमान खेती की पद्धति है उसमें परिशोधन करके जो शुद्ध पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ पद्धति से जो खेती किया जाए, और जो हमारा उत्पाद हो, जैसा आपने आरंभ में कहा था, जितना हमारा उत्पाद होता है वो शुद्ध हो, जिससे जिसके उपभोग से हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर ना पड़े, ऐसी विधा है ये। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती कोई अभी का चलन नहीं, ये तो शुरुआत से चली आ रही है। हमने थोड़े तौर तरीकों को बदल दिया, रासायनों का समावेश कर लिया, जिससे हमारी जो उपज है वो रसायन युक्त हो गई। अब रसायन मुक्त करना है तो उसके लिए प्राकृतिक खेती का रुख करना होगा। कई किसान इससे जुड़ गए हैं। हमारे साथ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हमारे भारत भूषण त्यागी जी उपस्थित हैं, उनसे जान लेते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सभी को नमस्कार। विचार विमर्श कार्यक्रम में आज हम लोग खेती और प्रकृति को लेकर जो विमर्श कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि हम पहले भी प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बीच में जो परिस्थितियाँ आईं उस समय हरित क्रांति के आधार पर हमने जितनी भी कृत्रिम लागतों का प्रयोग किया, उनसे कुछ अव्यवस्थाएँ खड़ी हुई जी। लेकिन आज पुनः ये विचार का विषय आ गया कि यदि हम लोग प्रकृति के सिद्धांत, प्रकृति की व्यवस्था को अनदेखी करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए भारत सरकार के द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा विशेष रूप से कार्यक्रम चलाया गया कि हम अपनी मिट्टी, पानी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति की ओर चलें, प्रकृति के सिद्धांतों को समझें और उन सभी कृत्रिम लागतों को या उन सभी कृत्रिमताओं को, संसाधनों को
कम से कम प्रयोग करें जिनसे कहीं भी किसी स्तर पर नुकसान होता है। तो ये मूल रूप में प्राकृतिक खेती है। और अब पूरे देश में राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र के द्वारा इसको एक विधिवत कार्य योजना के रूप में चलाया गया है जी। हम इसके लिए भारत सरकार को बहुत ही सराहना करते हैं, क्योंकि ये किसानों के लिए वरदान साबित है। बिल्कुल, किसानों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रही है, ये कहना है हमारे प्रगतिशील किसान का। अब किसान इसे अपना रहे हैं, बदलाव महसूस कर रहे हैं, तभी तो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि किसानों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और साथ ही साथ हम जैसे आमजन जो उपज को खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक वरदान के तौर पर ही ये साबित हो रही है। अगर ये सब जानकर, जागरूकता हासिल करके हमारे किसान परिवर्तन करना चाहें अपनी खेती के तौर तरीकों में, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहें, तो डॉक्टर शर्मा आपकी पहली सलाह क्या रहेगी? हमारे किसानों को क्या करना चाहिए अगर वो प्राकृतिक खेती करना चाहें? जी बिल्कुल। हाल ही में मिशन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, जो भारत सरकार द्वारा अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, चलाया गया है, उसी के तहत इस वक्त जो है भारत सरकार इसका प्रचार प्रसार भी कर रही है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसान भाइयों को प्रेरित किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण, अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों को आइडेंटिफाई किया गया है। 625 कृषि विज्ञान केंद्र और साथ ही साथ आत्मा की एजेंसीज़, एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान, कृषि की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको, और साथ ही साथ लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है, ताकि मास्टर ट्रेनर्स और चैम्पियन फार्मर्स को ट्रेन किया जाए। ट्रेन किया भी गया है। 30,000 कृषि सखीज़ को भी पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स की तरह ट्रेन किया गया। 3 से 5 दिन की प्रशिक्षण उनको दिया गया, ताकि वो इन किसान भाइयों को लोकल लेवल पर, जो हमारा टारगेट जो है मिशन नेचुरल फार्मिंग में भारत सरकार का, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ही ये मिशन है, उनकी ही ये जो सोच थी कि मिशन नेचुरल फार्मिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो 15,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे पूरे देश में। इस वक्त 25 जो राज्य हैं वो आगे आ चुके हैं, जिन्होंने अपने एक्शन प्लान सबमिट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। तो क्लस्टर मोड पर ये चलेगी और लोकल लेवल पर पंचायत के स्तर पर करीब 100 से 125 किसानों को एक क्लस्टर में जोड़ा जाएगा। उनको कुछ आदान भी दिए जाएंगे और उनको प्रशिक्षण तो लगातार चला ही रहेगा। मास्टर ट्रेनर और चैंपियन फार्मर जो ट्रेन किए जाएंगे मैनेज के द्वारा, NCONF के द्वारा, वही इनको सबको जो प्रशिक्षण देंगे पंचायत के स्तर पर। और इस तरह से ये स्कीम जो है आगे चल रही है। किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने जो कृषि अधिकारी हैं लोकल लेवल पर, जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या उनके वहाँ पर लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, या हमारे जो पैरा एक्सटेंशन जो हमारे वर्कर्स हैं, कृषि सखी हैं, उनके साथ मिलके जो है अपने को क्लस्टर में बांधें, अपने को क्लस्टर में जोड़ें और फिर इस पूरी के पूरी स्कीम का फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, लाभ लेना चाहिए हमारे किसानों को। हमारी सरकार ने इतनी सहूलियतें हमारे किसानों के लिए लेकर आए हैं वो, ताकि हमारे किसान आसानी से प्राकृतिक खेती को अपना सकें और अपनी खेती जो है उसे रसायन मुक्त बना सकें। अब हमारे किसान जुड़ तो जाएंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे ही, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन कभी कभी हमारे किसानों के मन में ये भी आता है कि मैं जैविक खेती करूं या मैं प्राकृतिक खेती करूं। इसके बारे में डॉक्टर पांडे आप क्या कहना चाहेंगे? अंतर क्या होता है और क्या लाभकारी है? देखिए, जैविक खेती जो रासायनिक खेती होती है उसके ऊपर एक कदम, जब एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो जैविक खेती का नंबर आता है। तो जैविक खेती में क्या है कि कुछ ऐसे तत्वों का समावेश होता है जिनसे कहा जाता है कि पर्यावरण थोड़ा सा असंतुलित होता है, और जो प्राकृतिक खेती है वो जैविक खेती के एक सीढ़ी और ऊपर का परिशोधित परिपाटी है। इस विधा में क्या होता है कि जितना हमारे स्थानीय स्तर पर जितने भी उत्पादन के जो स्रोत हैं वो उपलब्ध होते हैं, विशेष रूप से जो वानस्पतिक स्रोत हैं उन्हीं से की जो है खाद उर्वरक का जो कार्य होता है, जो पोषक तत्वों को प्रदान करने का कार्य होता है वो, उसके साथ साथ
जो कीटनाशी और जो जीवनाशी जितने प्रयोग किए जाते हैं वो प्राकृतिक विधा से और प्राकृतिक जो स्रोत है उन्हीं से तैयार किया जाता है। जबकि जो जैविक खेती में है उसमें जैसे गाय का गोबर उसका विशेष प्रधानता होती है, गोमूत्र की प्रधानता होती है, इन सब चीज़ों का, और जो वर्मी कंपोस्ट है या केचुए की खाद होती है, इन सब चीज़ों की प्रधानता होती है। जबकि जो प्राकृतिक खेती में इन सब चीज़ों की प्रधानता नहीं होती है। इतना ही अंतर होता है। दूसरे, इससे कोई भय का वातावरण किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि प्राकृतिक खेती करने से अचानक हमारे उत्पादन या उत्पादकता कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मिट्टी के अंदर जितने हमारे मुख्य रूप से जो आज तक पहचाने गए हैं 16 विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, वो कम या अधिक मात्रा में हर प्रकार की मिट्टियों में इनकी ये पाए जाते हैं। हम मिट्टी को अपनी प्राकृतिक खेती की विधा से इतना परिष्कृत करते हैं और मिट्टी के अंदर जो जिसमें हम खेती हमें करना है उसमें ऐसे जीवाणुओं का या ऐसे कवक जो होते हैं जो माइक्रोबियल स्तर पर मिट्टी में श्रमिक की तरह कार्य करते हैं और जितने पोषक तत्व मिट्टी में होने चाहिए जो उपलब्ध होने की दशाओं में आ जाते हैं, उनके द्वारा हम जितनी भी खेती होती है वो किया जाता है प्राकृतिक खेती में। बिल्कुल। दूसरा तत्व इसमें यह है कि सभी फसलें और सभी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जाए, इसका आशय नहीं है, ये मतलब नहीं है। हम आज इस दशा में, इस परिस्थिति में आ चुके हैं कि हमारे पास अधिकांश खाद्यान्नों का या फलों का, सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। तो जितना हमारी जो कृषि योग्य भूमि है उसका एक अंश, कुछ क्षेत्र अगर हम जैविक खेती के माध्यम से करें तो इससे क्या होता है कि खेती में जैसे शत्रु कीट होते हैं वैसे मित्र कीट होते हैं। जैसे शत्रु के रूप में सूक्ष्म जीव होते हैं वैसे मित्र सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से मित्र सूक्ष्म जीव, मित्र कीट, इन सब की बहुलता होती है। बिल्कुल, जो कि हमारी फसलों के लिए ही काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी की सेहत को भी बेहतर बनाने में ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे डॉक्टर पांडे ने विस्तार से बताया है जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में, तो हमारे किसान अपना सकते हैं इन्हें। और जैसे इनका कहना है कि ये शंका रहती है, ये भ्रम रहता है कि कहीं उत्पादन और उत्पादकता में कमी ना आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस हमें सही तरीके को अपनाने की यहाँ पर ज़रूरत होती है, सही जानकारी की ज़रूरत होती है। इसके बारे में भी और ज़्यादा जानकारी हम भी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जी हाँ, प्राकृतिक खेती होती क्या है, कैसे वो जैविक खेती से भिन्न है और किस तरह से हमारी सरकार मदद कर रही है, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और अपनी जानकारी के जो सिलसिले को है आगे भी हम जारी रखेंगे। और अब रुख करेंगे हमारे प्रगतिशील किसान भारत भूषण त्यागी जी का। आपसे जानना चाहेंगे, प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें तो सभी फसलों की जो खेती है वो प्राकृतिक तौर पर की जा सकती है? देखिए, मैं डॉक्टर पांडे की बात को आगे जोड़ते हुए एक बात कहना चाहूँगा
कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को यदि हम बहुत बारीकी से देखें जी तो दोनों में ही ये कामना रही है कि रसायनों को मुक्त करना है। बिल्कुल। दूसरा, ज़मीन के कार्बन और जो सूक्ष्म जीवाणुओं का तंत्र है उसको सक्रिय करना है। और तीसरी बात इसमें यह है कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें जो जहर बढ़ा है उसको कहीं ना कहीं तक दूर करना है, पानी की भी बचत करना है, मिट्टी की सेहत को भी ठीक रखना है। तो दोनों का ध्येय लगभग एक जैसा है, लेकिन अंतर थोड़ा सा ये है कि जैविक खेती में जब बाहर के आदानों का प्रयोग किया गया तो उसमें बाजार की कुछ मनमानी रही और बाजार उससे किसानों के खर्चे भी बढ़े। बिल्कुल। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये विचार किया गया कि बाहर की आदानों को बंद करते हुए किसान अपने ही खेत पर सारी लागत तैयार करें और उसके आधार पर अपने उत्पादन को कम ना होने दें। उसके लिए इसमें सभी उपक्रम जो भी आवश्यक हैं उनको सुनिश्चित किया गया है। जी। अब इसे ये आता है कि क्या इनके आधार पर हमारा उत्पादन कम ना हो जाए या किसानों की आमदनी इससे कैसे बढ़ेगी, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जी। तो मैं यहाँ दो बातों का उत्तर स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहली बात है कि जब हम एक खेत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में विविध फसलों को साथ साथ लगाए जाने का विज्ञान ठीक ढंग से समझ लेंगे तो प्राकृतिक खेती हो या जैविक खेती हो पहले साल से ही उत्पादन में कमी नहीं आती। जी। लेकिन एकल फसल प्रणाली जो मोनोक्रॉपिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधान किसानों को देखा गया। इसलिए भारत सरकार के द्वारा 3 वर्ष का एक अंतराल सुनिश्चित किया गया ताकि किसान सभी तरीके से लागत के मानदंडों को, उसकी प्रयोग को सही ढंग से समझें और उत्पादन कम ना होने दें। दूसरी बात यह कि उत्पादन तो बढ़ा लेकिन किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी। जी। तो इसके लिए प्राकृतिक खेती में विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि प्राकृतिक खेती उत्पादन प्रबंधन भी हो, उसका प्रमाणीकरण भी हो और उसमें प्रसंस्करण के जरिए किसान मूल्य संवर्धन कार्यक्रमों से जुड़ें। अर्थात किसान भाइयों, सीधी सी बात है कि खेती में हम केवल अब उत्पादक ना रहें, हम खेती को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करें। बिल्कुल। तो हमको आमदनी बढ़ना भी सुनिश्चित होता है। तो इस प्रकार जैविक खेती कहें या प्राकृतिक खेती कहें, दोनों ही खेतियों में बराबर ये सोचा गया है कि कहीं ना कहीं कृत्रिमता को संतुलित करते हुए हम प्रकृति के सिद्धांत और नियमों के साथ आगे बढ़ें और देश को आत्मनिर्भर से राष्ट्र समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सीधी विधा है। अभी आदरणीय गगनेश जी ने जो नेचुरल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के लिए बारे में बताया, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में शुरू हुआ है और जिसको मैं देखता हूँ कि किसान कहीं भी किन्हीं परिस्थितियों में है, चाहे वो नदी तट का क्षेत्र है और चाहे वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ रसायन ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं या ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी किसानों ने रसायनों का प्रयोग कम किया है या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी रसायन पहुँचे ही नहीं हैं। तो उन सभी जगह के लिए भारत सरकार के द्वारा जैविक प्रमाणीकरण का एक जो मानदंड पहले से बनाया गया था उसके आधार पर प्राकृतिक खेती के इन कार्यक्रमों को भी सुनिश्चित किया गया है और इससे देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसान भाई इसे अपनाएं और कम से कम अपनी आर्थिक समृद्धि की तरफ आगे बढ़ें, ये हमारी सबकी शुभकामना है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो है हमारे प्रगतिशील किसान ने आप तक पहुँचाई है। ये जो मिशन की शुरुआत की गई है इससे आप जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर समृद्धि की राह पर ही आगे बढ़ेंगे। और इस पर अगर आपको जुड़ना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आप क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा हमारे किसान भाइयों को? देखिए, किसान भाइयों को सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनको अपना, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, उनके हमेशा आपने जितने भी भाषण उन्होंने इसके ऊपर दिए हैं, प्राकृतिक खेती का हमेशा उन्होंने जोर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है, उसी तरह से मिशन में भी यही है कि किसान भाइयों को अपना 1 एकड़ से शुरू करना है। जैसे उनके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो अपने 1 एकड़ से शुरू करें। और कुछ किसान भाई बहुत ही उत्साहित हैं और उनके पास काफ़ी सालों का उनका जो अनुभव है, अगर वो प्राकृतिक खेती को पूरी तरह से अपने पूरे के पूरे जितनी भी उनके पास ज़मीन है उस पर करना चाहें तो वो भी आगे आ सकते हैं। परंतु 1 एकड़ से शुरुआत की जाएगी। आधा 1 एकड़ जितना भी किसी किसान भाई के पास हो तो वो क्लस्टर में जुड़ सकते हैं और लोकल लेवल पर उनको ये जो कृषि के अधिकारी हैं, जो हमारी आत्मा एजेंसी है या कृषि अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करना होगा। इसके लिए उनको ये कहना होगा कि हमें मिशन नेचुरल फार्मिंग के क्लस्टर में हमें जुड़ने के लिए
आगे हम उनको अप्लाई करना होगा लोकल लेवल पर, और उसके साथ साथ उनको ये भी कहना होगा कि हम कोई भी रसायन जो है अब नहीं डालेंगे अपने खेतों में, और प्राकृतिक खेती की विधाओं को और सारी जितनी भी उनको सिखाया जाएगा जो ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे। क्योंकि इसमें प्राकृतिक खेती में सबसे ज़रूरी है, देखिए ये जो एक विज्ञान भी है, साथ ही साथ ये हमारी प्राचीन पद्धति भी है, जैसे कि आदरणीय पांडे जी ने बताया, आदरणीय त्यागी जी ने समझाया कि किस तरह से प्राकृतिक खेती को हमें करना है। तो प्राकृतिक खेती जो है ये किसानों के द्वारा ही निजात की गई एक किस्म से एक प्रणाली है, जिसको अभी जो हमारे वैज्ञानिक हैं उसको समझ भी रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से कैसे उसको आगे जो है मॉडिफाई किया जाए, उसकी टेक्निक्स को कैसे वैलिडेट किया जाए, और इसके ऊपर भी बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। तो किसान भाइयों को प्रशिक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रशिक्षण के लिए उनको जुड़ना है, और इसके लिए भारत सरकार ने 30,000 कृषि सखियों को ट्रेनिंग भी दी है। इनको 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद में अब ये मास्टर ट्रेनर के रूप में जुड़ गई हैं, और ये पंचायत स्तर पर सभी जो किसान भाई हैं उनको ट्रेनिंग देंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिशन है हमारे किसानों के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ रोजगार के लिहाज से भी काफी कारगर साबित हो रहा है। जी बिल्कुल। इसमें बायो इनपुट, आपने बिल्कुल सही कहा, रोजगार, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, देखिए जहाँ पर कुछ जगहों पे गाय नहीं होगी, कैटल की कमी है, मान लीजिए हमारा पशुधन कम है, तो उस जगह में भारत सरकार ने इस मिशन में बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को बिठाने के लिए, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो है कुछ अच्छे ऐसे उद्यमियों को सिलेक्ट किया जाएगा, और उनको 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उन उद्यमियों को जो होगा उनको कुछ फंडिंग भी दी जाएगी, ताकि वो आगे भविष्य में एक अच्छे उद्यमी बन पाएँ, और ज़्यादा स्केल पर जो है बायो इनपुट्स, बायो पेस्टिसाइड्स, प्राकृतिक खेती में जो हम यूज़ करते हैं उन सबको वो थोड़े बड़े स्तर पर बना पाएँ, खेत पे गौशालाओं से जुड़ पाएँ, ताकि क्योंकि गाय के गोबर की बहुत ज़रूरत होती है, कैटल डंग की ज़रूरत होती है, काउ यूरिन की ज़रूरत होती है जीवामृत, बीजामृत बनाने के लिए, तो वो उनको बनाएं। और कुछ किसान जो इसके लिए उनको थोड़ी मुश्किल हो इनको बनाने के लिए अपने खेत पर ही, तो वो इनसे सोर्स भी कर पाएँ, ले भी पाएँ, खरीद भी पाएँ। तो इस तरह से भी एक बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स जो हैं 10,000 जो हैं इसमें रखे गए हैं, उसके लिए उद्यमी भी बनेंगे। साथ ही साथ इसमें अपॉर्चुनिटी रहेगी किसान भाइयों को कि वो बाजार से जुड़ें, और बाजार में भी जो खरीदार हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि ये रसायन मुक्त जो है, जो शुद्ध खाना जो है, उत्पाद जो है वो हमें मिल पाए, और लोकल स्तर पर इसको बेच भी पाएँ। इसका मतलब तो ये हो गया कि किसान साथियों, ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई कि अब बायो रिसोर्स सेंटर के जरिए हमारे आसपास ही उन चीज़ों के आदान की जानकारी भी, प्रशिक्षण की जानकारी भी, कैसे उत्पादन करना ये हमको मिलेगी। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कृषक उत्पादक संगठन के रूप में अब हम बायो रिसोर्स सेंटर को यदि स्थापित कर पाते हैं तो लघु और सीमांत किसानों को भी अब संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, दोनों ही हमारे विशेषज्ञों ने बताया है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे किसानों को हर कदम पर मदद दी जा सके, और हर बात का ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण की ही बात करें, चाहे हम इनपुट्स की बात करें, सब कुछ उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब हमारे किसानों को भी जागरूक होना है और प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुझान बढ़ाना है। बात कही यहाँ पर डॉक्टर शर्मा ने जीवामृत और बीजामृत के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर पांडे आप, क्योंकि हमारे किसानों को थोड़ी जानकारी यहाँ पर देनी जरूरी है इनके बारे में। जी देखिए, खेती में सबसे पहला जो नुकसान होता है वो मिट्टी में कुछ ऐसे हमारे जीवाणु होते हैं या कवक होते हैं जिनसे कि जड़ों का गलना या तने का गलना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जी। इससे बचाव के लिए बीजामृत एक है तैयार किया जाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से गाय का गोबर, गोमूत्र का विशेष रूप से, और नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है जी। ऐसे ही घनामृत होता है
जिसको कि खड़ी फसल में तो बीज उपचार के लिए गाय का जो गोमूत्र होता है, गाय का गोबर होता है, इसके माध्यम से मुख्य रूप से तैयार किया जाता है और इसको मिला करके 2-3 दिन सड़ा कर उसके बाद फिर डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करके बीज का शोधन किया जाता है बीजामृत से, जिससे कि बुआई के बाद में हमारे जितने भी जब पौधे अंकुरित होते हैं उसमें किसी प्रकार का जो सड़न या गलन की बीमारी होती है वो नहीं लगती है। दूसरा होता है जो घनामृत, ये इसमें नीमास्त्र भी आता है, तो इसमें नीम की पत्तियों का और चने का जो आटा होता है या बेसन जिसे हम कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ गोमूत्र, गाय का गोबर, और अगर गाय का गोबर कम मात्रा में उपलब्ध है, ताज़ा होना चाहिए, तो एक अनुपात के आधा गाय का गोबर और अगर भैंस का गोबर भी उपयोग में लाया जा सकता है किसी विशेष परिस्थितियों में। तो इनके माध्यम से जो फसल में हम छिड़काव करते हैं तो जितने जो शोषक कीट हैं जो रस को चूस लेते हैं, जैसे थ्रिप्स होते हैं, एफिड्स होते हैं, इस तरह के जितने कीट हैं इनका नियंत्रण किया जा सकता है। और ऐसे ही जो घनामृत होता है ये भी इसी पद्धति से विधा से तैयार किया जाता है। तो ये जो 2-3 हमारे उत्पाद हैं प्राकृतिक खेती में तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए सरकार ने बृहत स्तर पर शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखा है। और इसके साथ साथ हमारे जो पूरे देश में फैले हुए कृषि विज्ञान केंद्र, उन पर अधिकांश कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई जितनी विधाएं हैं और आत्मा जो हर एक जिले में आत्मा संस्था है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, तो वहाँ पर भी प्राकृतिक खेती से संबंधित जितनी शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसान भाइयों को जो इससे जुड़ना चाहते हैं और प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं और अपना उत्पादन करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि दूरदर्शन में जो आज का ये कार्यक्रम चल रहा है वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र या पास के जितने भी कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनसे संपर्क करें और इसको विशेष रूप से, क्योंकि थोड़ा सा इसमें शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है और स्थानीय स्तर पर अगर शिक्षण और प्रशिक्षण सभी लोग करके और इस विधा को अपनाएंगे, इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, किस जलवायु की दशाओं में, किस मिट्टी की दशाओं में कौन सी फसलें उचित होंगी, कौन सी किस्में ऐसी हैं जिनको हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं, तो अगर ऐसे कार्य करेंगे तो उत्पादकता में शुरुआत में कुछ कमी आती है, लेकिन जब हम क्रमशः कई वर्षों तक जब खेती करते, 3-4 वर्षों तक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती की विधा को अपनाते हैं, तो हमारा मिट्टी और पर्यावरण इतना परिशुद्ध हो जाता है कि वो पर्यावरण ही हमारी प्राकृतिक खेती को समर्थन देने लगता है और हमको एक संतोषजनक स्तर तक उत्पादकता प्राप्त होने लगती है। बिल्कुल। तो देखिए, प्राकृतिक खेती के संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। आगे भी यूं ही ये जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आज का हमारा स्टार्टअप जलीय कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाता नजर आता है। मेरा नाम मिनुश्री मधुमिता है। हमारा प्रोडक्ट है एक सोलर पावर्ड ऑटो नेविगेबल सॉल्यूशन जो एक IoT एप्लीकेशन के साथ आता है। हमने जो सॉल्यूशन बनाया है ये फिश और प्रॉन फार्मिंग के लिए है। जब आप अपनी वाटर बॉडी को ऑक्सीजन एनरिच करेंगे तो उससे आप प्रोडक्शन डायरेक्टली एनहांस कर लेंगे। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती है क्या और हमारी सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास हो रहे हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, हमारे किसान प्राकृतिक खेती को कैसे अपना सकते हैं, इसके बारे में अभी तक हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। लेकिन हमारे किसान अगर प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करना चाहते हैं, तो वो गुणवत्ता सुनिश्चित कैसे होगी, इसके बारे में त्यागी जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्राकृतिक खेती में ये किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझने की ज़रूरत है और इसके लिए पूरे देश में बहुत सुंदर प्रशिक्षण व्यवस्था बनाई गई है, जिसका पूरा जो मार्गदर्शन है राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र से पूरे देश को मिलता है जी। उसमें विशेष बात यह है कि जब हम इसको मिशन मोड में चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रांडिंग के जरिए भी प्रमोट करके हम उपभोक्ता तक पहुंच सकते हैं। देखिए, दो ही रास्ते हैं हमारे पास। हम उत्पादन को, कच्चे माल को या तो मंडी में बेचें या फिर हम उसको प्रोसेसिंग करते हुए ब्रांडिंग के बाद में हम कहीं ना कहीं उसको उपभोक्ता तक पहुंचाएं। तो ये जो रास्ता है प्राकृतिक खेती में, यही कृषि के व्यवसायीकरण का है और ये बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है। किसान भाइयों को समझने की ज़रूरत है कि अकेला किसान जब छोटा, मान लिया लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में आता है, और आजकल तो पूरे देश में डाटा ये बताते हैं कि 80% से ऊपर पूरे देश में किसान इसी श्रेणी में आते हैं जी। तो अब हमें क्या करना है? खेती को व्यवसाय बनाना है तो हम लोगों को अब साझा प्रयास करना होगा, सहकारिता के जरिए अपने व्यवसाय की स्थापना करनी होगी, ताकि उत्पादन, प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और पैकेजिंग और प्राकृतिक खेती में मिशन मोड के द्वारा चलाए जाने का यही तात्पर्य है। यही बात किसानों को समझनी है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र से भी मिलेगी, कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी मिलेगी, और जितनी भी समानांतर एजेंसियां हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन कृषि के प्रोत्साहन के लिए स्थापित की गई हैं। किसान भाइयों, आप उनसे संपर्क जरूर करें। और मेरा ये निवेदन है, कब ये बदलाव का समय है, उत्पादक होकर मंडी के जरिए जो भी कुछ हमारी आमदनी बढ़ने का जो सिलसिला था वो पूरा हो चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दोगुना करना नहीं, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और देश में किसानों की समृद्धि से लेकर राष्ट्र की समृद्धि का जो एक संकल्पना की गई है, वो कोई छोटी बात नहीं है। इसको हम प्रतिक्रिया और छोटी दृष्टि से न देखें। आज ये देश की ज़रूरत है। हमको उपभोक्ता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, हमको अपनी आमदनी का भी ध्यान रखना है, और किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो मिलकर प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को एक कार्य योजना पूर्वक आगे लेके चलेंगे तो सभी सवालों के उत्तर इसमें निकलते हैं और देश में एक नई लहर आती है। और यह मैं अंत में फिर दोबारा ये कहूँगा कि जैविक खेती कहें या प्राकृतिक खेती कहें, उत्तरोत्तर हम कहीं ना कहीं समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। और इसमें हम ये अनुरोध करते हैं पूरे देश के व्यापार तंत्र से भी, कृषि तंत्र से भी, और हमारे जो नीति निर्धारित करने वाला जो तंत्र है, हमारे जो अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक हैं और हमारे जो पुरुषार्थी किसान हैं, सभी मिलकर इस कार्यक्रम को एक योजना और अभियान के रूप में आगे लेके चलेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो सब मिलकर, इसीलिए आज हम विचार विमर्श कार्यक्रम में आए। हम बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम का, इसलिए कि अब पुनर्विचार की आवश्यकता है खेती पर बार बार। सभी को नमस्कार। बिल्कुल। तो अगर इस बात को हमारे जितने भी देशवासी इस वक्त टेलीविज़न पर देख रहे हैं वो समझ लेंगे, हमारे किसान भाई प्राकृतिक या फिर जैविक खेती का ही रुख करेंगे, तो निश्चित तौर पर न केवल अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, साथ ही साथ पर्यावरण हितैषी खेती करके अपना अहम योगदान पर्यावरण संरक्षण में भी दे पाएंगे और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा पाएंगे। जानकारी लेना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा आपसे, जैसे हमारे प्रगतिशील किसान ने कहा कि हमारे जो किसान है अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं अगर हम उसका प्रसंस्करण कर ले, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार में पहुंचाएं। इसके बाजार के बारे में और प्रसंस्करण के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, आदरणीय त्यागी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया और किसान भाइयों को बड़ा अच्छा इन्होंने संदेश दिया कि राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और ऑलरेडी हम
जैविक खेती के लिए पीजीएस सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन चलाया जा रहा है पूरे देश में। तो इस वक्त बहुत ही जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको ये ज़रूर देखना है कि अगर उनको जैविक उत्पाद चाहिए जो सर्टिफाइड, जिसमें उनको गारंटी हो कि उसको पूरी जो है उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई पेस्टिसाइड के कण नहीं है और सेफ़ और हेल्दी फूड जो है, तो वो पीजीएस सर्टिफिकेशन का रुख कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि पीजीएस का लोगो उसमें लगा हुआ है कि नहीं। तो ये तो जैविक खेती के लिए जो प्रचलित इस वक्त जैविक खेती चल रही है पूरे देश में। तो इस वक्त पीजीएस सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन में 20 लाख से ज़्यादा किसान हैं और इसमें 12 लाख हेक्टेयर जो है वो एरिया कवर हो चुका है पूरे देश में और इसमें कम से कम 400-500 ब्रांड पूरे इंडिया में हैं पीजीएस के, जो पीजीएस सर्टिफाइड ब्रांड हम कह सकते हैं जिनको। तो इसके ऊपर जो है उपभोक्ता विश्वास कर सकते हैं और ये तो एक रहा जो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन है जो जैविक खेती के लिए। आगे क्योंकि विषय आज प्राकृतिक खेती का है, तो प्राकृतिक खेती के लिए भी सरकार जो है आगे एक आसान लोकल स्तर पर जो उपलब्ध हो किसान भाइयों को इस प्रकार का प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को लाने के लिए तत्पर है और लेकर आ रहे हैं। पीजीएस की तरह ही उसका सर्टिफिकेशन होगा, मतलब किसान को आत्मनिर्भर बनाना इसमें मेन जो उद्देश्य रहेगा और किसान के द्वारा ही चलाया गया ऐसा सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है, जैसे पीजीएस इंडिया में पीयर इंस्पेक्शन होती हैं, पीयर अप्रेजल, किसान भाई अपना ही जो जितना भी उनकी उत्पाद हो रहा है, जितना भी उनकी प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रहे हैं मानकों के आधार पर, जो जैविक के मानक हैं उसके आधार पर जो वो विधाएं अपना रहे हैं, उनका जो अपने आप ही वो निरीक्षण करें, उसका अपने आप ही दूसरे जो किसान भाई हैं या उपभोक्ता हैं उनसे निरीक्षण करवाएं। तो इस तरह का आसान सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्राकृतिक खेती के लिए भी आगे आने वाले समय में चलाया जाएगा। और ब्रांडिंग और मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग के बारे में पूछा, तो मार्केटिंग के लिए आपको जानकारी देना चाहूँगा किसान भाइयों को कि भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL को बनाया है कोऑपरेटिव सेक्टर में, और ये इस वक्त पूरे देश में मुहिम चला रहे हैं कि कैसे जो सर्टिफाइड प्रोड्यूस है उसको अच्छे दाम में खरीदा जाए और किसानों को अच्छा उनकी जो उपज का जो केमिकल फ्री फार्मिंग उन्होंने की है उसका उनको अच्छा दाम दिया जाए और बाजार के साथ उनको लिंक करके प्रोसेस करके उसको मार्केटिंग करके अच्छे दाम पर बेचा जाए ताकि अच्छा दाम भी मिले और हर घर में ये उपलब्ध हो आगे। इसी के लिए प्राकृतिक खेती भी आगे आने वाले समय में की जा रही है ताकि उपलब्धता बढ़े और प्राइस भी बहुत ज़्यादा ना हो। जी, जब हमारे उत्पाद जो प्राकृतिक खेती से हमने तैयार किए हैं, उनका प्रसंस्करण किया है, वो बाज़ार में उपलब्ध होंगे और जब उनकी तादाद बढ़ती जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है उनके दाम एक अच्छे स्तर पर बने रहेंगे। हमारे उपभोक्ता भी अच्छे से उनको खरीद कर उनका सेवन कर पाएंगे और अपनी सेहत को बेहतर बना पाएंगे। हमारे जो उत्पाद हैं वो किसी भी बीमारी से रहित हो, कीटों से रहित हो, इसकी भी सुनिश्चितता करनी हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे क्या बीमारियों और कीटों की भी आशंका रहती है जब हमारे किसान प्राकृतिक खेती करते हैं? नहीं, इसमें तो प्राकृतिक खेती में खेती है तो उसके साथ तो जीवन का आधार है, खेती हर फसलें हैं, उसमें बीमारियां और कीट तो लगते रहते हैं। लेकिन जब हम प्राकृतिक खेती के विधा में आते हैं तो धीरे धीरे जो सबसे पहले भी मैंने कहा था कि शत्रु कीट और शत्रु टाइप के होते हैं जितने हमारे सूक्ष्म जीव, उनको भी संतुलित करने के लिए प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जिसको हम मित्र कीट या मित्र सूक्ष्म जीव के माध्यम से इनको नियंत्रित कर सकते हैं और इससे जो प्रकृति का संतुलन बना रहता है। तो इसमें जितने इसमें से उत्पाद हमारे निकलते हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्राकृतिक खेती से प्राप्त जितने हमारे उत्पाद होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और संतुलित खेती और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो संतुलित उत्पाद हमको प्राप्त करना है, जिसमें रसायनों का प्रयोग न रहा हो और ये विषाक्त ना हो, जिसमें जो हम लोग अभी आज कहा गया कि फलों सब्जियों को कौन खाता है, इसमें सभी को भय लगता है। तो ये किसानों का तो उत्तरदायित्व तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ पूरे समाज का, पूरे देश का भी उत्तरदायित्व है कि प्राकृतिक खेती से प्राप्त जितने उत्पाद होते हैं उनको भी समर्थन पर्याप्त रूप से दिया जाए, क्योंकि आज के दिन में ये अपने शैशव काल में है।
शैशवावस्था में है और जैसे जैसे समाज के हर वर्ग का प्राकृतिक खेती से या मिशन जो भारत सरकार ने चला रखा है, इस मिशन को सभी का समर्थन प्राप्त होगा और थोड़ा सा अगर अधिक मूल्य पर भी प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पाद अगर बाजार में उपलब्ध होते हैं तो उनको खरीद कर सबको उपभोग में भी लाना चाहिए। इससे धीरे धीरे इस मिशन को और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि पर्यावरण भी संतुलित होगा। और सबसे बड़ा इसमें बात है कि जो खेती में अन्य लोगों पर निर्भरता होती है, लागत जितने होते हैं, खाद हो या कीटनाशी हो या रसायन हो, इसके लिए जो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, तो जो हमारा गांव का जो जितना भी मुद्रा है वो बाहर जाती है। तो गांव स्तर पर रोजगार सृजन के माध्यम से जो गांव का पैसा है वो गांव में ही रहेगा, जिससे कि आर्थिक संपन्नता गांव स्तर पर आएगी। एक गांव से दो गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश और देश। इस तरह से अगर जो मिशन है ऐसे होने पर तो आर्थिक संपन्नता और रोजगार का सृजन भी इस माध्यम से बहुत अच्छा हो सकता है हमारे गांव स्तर पर। तो इसका महत्व ऐसे है जिससे कि टिकाऊ खेती को और टिकाऊ जीवन पद्धति को बढ़ावा देने में हमको काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हो सकती है। तो हर लिहाज से हम कह सकते हैं कि फायदेमंद है। जी त्यागी जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं डॉक्टर पांडे ने बहुत सुंदरता से कुछ बातों को जोड़ा है, उसी में एक बात और जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल। किसान भाइयों, डॉक्टर पांडे जी ने ये ध्यान दिलाया कि जब हम कृत्रिमता को असंतुलित तरीके से प्रयोग करते हैं जी, तो वह भी कहीं ना कहीं कीड़े बीमारियों का एक तरीके से जनक है। तो हम ये ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें हम खेत में डाल रहे हैं उनको क्या ज़रूरत है, कितनी डालनी है, कितनी मात्रा डालनी है, किस समय पर डालनी है, किस फसल के साथ किसको लगाना है, ये पूरा विज्ञान है प्राकृतिक खेती का। जी। तो प्राकृतिक खेती कहीं कोई ऐसी विधा नहीं है कि जिसमें कहीं कोई बोझ आए, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर हम धरती के साथ वो काम ना करें जिससे धरती को नुकसान हो, पानी के साथ वो काम ना करें जिससे पानी को नुकसान हो, और गुणवत्ता युक्त उत्पादन लें। यही प्राकृतिक खेती है। बिल्कुल, तो यही प्राकृतिक खेती है। हमारे तीनों ही विशेषज्ञ लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे सभी दर्शकों को यही समझाने का कि आप आसानी से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और इसके जो फायदे हैं उससे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कार्यक्रम जो है अंतिम चरण पर आ गया है। डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं संदेश लेना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों के लिए। जी, तो मैं सभी अपने किसान भाइयों को और सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती का जो मिशन है भारत सरकार का, उस मिशन को जो है आप सबका जो सहयोग है अपने अंतर्मन से और होना चाहिए। और जो किसान भाई हैं वो तत्पर रहें, वो रेडी रहें और प्राकृतिक खेती के मिशन को समझने की कोशिश करें। और वैसे तो किसान भाई अपने आप में ही बहुत समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अच्छे से समझते हैं और करते भी हैं। और प्राकृतिक खेती का जो मिशन है ये और बड़े स्तर पर चले, क्योंकि भारत सरकार का मिशन है कि 18,75,000 जो किसान हैं उनको टारगेट किया जाए मिशन नेचुरल फार्मिंग में, परंतु इसको और 1 करोड़ तक का मिशन भी है स्केल अप करने का। तो ये जो 18,75,000 किसान भाई जब जुड़ जाएंगे, ये जब ट्रेनिंग ले चुके होंगे, तो इनको इस मिशन में ये भी बताया जा रहा है कि वो आगे 7 से 8 या 10 किसानों को और प्रेरित करें ताकि 1 करोड़ तक ये पहुंचे, क्योंकि जितने ज़्यादा किसान होंगे उतना ही आसानी से उतना ज़्यादा उत्पाद हमें मिल पाएगा, तभी ये जन जन तक पहुंच पाएगा। और तभी जो आपने शुरुआत में कहा था कि फल सब्जियां और जिसके ऊपर हम लोग डर लगता है हमें कि उसके ऊपर पेस्टिसाइड होगा, केमिकल है, इवन बैलेंस न्यूट्रिशन, अभी कुछ रिपोर्ट आई हैं कि न्यूट्रिशन की भी बहुत कमी हो गई है, आयरन, मैंगनीज, जिंक या जितनी भी हमें इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो भी कम हो गए हैं। और हमारी लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण माताएं हैं, कौन? गौ माता, उनका भी संरक्षण हमें करना है, उनको भी हमें संजो के रखना है, उनके भी हमें वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो प्राकृतिक खेती मिशन इसी ओर संदेश देता है। साथ ही साथ हमारी अपनी नदियां जो हमारी माँ की तरह ही हैं, जल हमें अपना जो है बचा के रखना है, उसको दूषित होने से बचाना है और अपने पर्यावरण को हमें सुरक्षित करना है ताकि हम अच्छे से सांस ले पाएँ। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है
तो हमें जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स का कम और बैलेंस यूज़ करना चाहिए, ताकि इतना ज़्यादा हमारा जो पोल्यूशन ना बढ़े एग्रीकल्चर की तरफ से, हालांकि कम ही होता है। और साथ ही साथ हमें जो अपनी मृदा है, जो हमारी मेन जो सबसे बड़ी माँ है, जो हमें पोषण देती है, उनका जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो जीवांश है और जीवाणु है, उनको बढ़ावा देना है। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार भी करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इतने महत्वपूर्ण और हम कहेंगे कि अमूल्य संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। और खास तौर पर हम हमारे अन्य मेहमानों को भी यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर जुड़े, आपने प्राकृतिक खेती के संदर्भ में इतनी अहम जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी को दी हैं, उन तक पहुँचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, प्राकृतिक खेती, इसके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि हर छोटी से बड़ी जो जानकारी है आप तक पहुँच गई होगी। अब आपको अपना कदम उठाना है और प्राकृतिक खेती मिशन से जुड़कर इसे तो सफल बनाना ही है। अपने जीवन में अपने जो देश की प्रति जिम्मेदारी है उसे निभाना है और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी अहम योगदान देना है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो हमने बात कर ली प्राकृतिक खेती के बारे में, लेकिन अभी भी कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है आपके पास कार्यक्रम के लिए, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इस पर आप हमें तुरंत से मेल कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम, पुनः ये जानकारियां हासिल करनी है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप दोबारा से हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।